क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री का बैकग्राउंड देखेंगे पहले। और आज की क्लास में हम मेनली ये जानने की कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री पढ़ते ही क्यों हैं, और हिस्ट्री में तारीखों के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पता चलती हैं, और हिस्ट्री पढ़ी कैसे जाती है। और स्पेशली हम इंडियन हिस्ट्री पे बात करेंगे, इंडियन हिस्ट्री की बात करने वाले हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री एक बिंदु से शुरू करते हैं जहाँ पे कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है, और जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ है उसको मानेंगे शून्य, और इनके जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं उनको हम लिखते हैं बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, और इनके जन्म के बाद की जो घटनाएं हैं उनको हम लिखते हैं एडी में। इसका मतलब होता है एनो डोमिनी। और अब मेन बात यह है कि बीच में जीसस क्राइस्ट ही क्यों, पर इसकी एक खास वजह यह है कि जीसस क्राइस्ट के जो फॉलोवर हैं या फॉलोवर हुए पहले, उन्होंने धरती के एक बहुत बड़े हिस्से पर रूल किया, कि इसलिए उनके जो भी आराध्य थे, उनके जो भी मानने वाले जो भी एस्पेक्ट थे, उन्होंने उनको बीच में रखते हुए हिस्ट्री को पढ़ने की जो कवायद थी शुरू की। इसलिए जो इतिहास है उसमें हम चीज़ों को जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले और जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद करके पढ़ते हैं। अब अगर ये वाला कंसेप्ट नहीं होता तो हम फिर कहते हैं कि आज से 5000 साल पहले, आज से 10,000 साल पहले, तो फिर कोई कहता है कि आज से तो 2021 साल पहले, फिर 2022 साल पहले, तो किताबों में अक्सर चेंज करने पड़ते हैं। तब इसमें क्या है कि हमने जब ये वाला कंसेप्ट फॉलो करते हैं हम इस कंसेप्ट को, तो इसमें क्या है कि चीज़ें फिक्स हो गई हैं। अब अगर हम मान लीजिए लिख लेते हैं, मान लीजिए 2021 AD, तो इसका मतलब है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म आज से 2021 साल पहले हुआ था, और आज हम उनके जन्म से 2021 साल के बाद जो है चीज़ें कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। लेकिन अब एक बात यह है कि इतिहास को समझने के लिए हम सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं कि जो लाइफ की शुरुआत है वो कैसे हुई। छोटा सा एक लेआउट की बात करेंगे, बाद में हम इन्हीं चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, इसके लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए, अलग अलग थ्योरीज दी, लेकिन मैं आपको अपने तरीके से कुछ जनरल सी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम एक थ्योरी की बात कर लेते हैं, जैसे कि किसी ने कहा कि सबसे पहले क्या था कि ये जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, और वो पार्टिकल एक तरह से मोशन में थे, और जब कोई चीज़ लगातार मोशन में रहती है तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी हीट भी पैदा होती है। अगर उन पार्टिकल्स को आपस में फ्रिक्शन लग रही हो, घर्षण लग रहा हो, तो आप देखेंगे कि घर्षण की वजह से हीट भी पैदा होती है। बिल्कुल वैसे जैसे कि अगर आप एक बंद कमरे में पंखा चला के रखेंगे, तो बंद कमरे में पंखे का जो असर होगा थोड़ी देर बाद वो ये होगा कि कमरा जो है वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि हवा के जो पार्टिकल्स होंगे वो आपस में टकराएंगे और फ्रिक्शन की वजह से कमरा जो हो गर्म हो जाएगा। हालांकि हम पंखा का यूज़ ठंडी हवा के लिए करते हैं, पर बंद कमरे में क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल वही बात यूनिवर्स में वो डस्ट पार्टिकल्स, वो जो पार्टिकल्स थे छोटे छोटे, वो इस तरह से मोशन में घूम रहे थे, और फाइनली हुआ क्या, घूमते उनका जो तापमान था वो इतना बढ़ गया, और इतना बढ़ गया कि वो जो चीज़ थी वो एक तरह से लिक्विड जैसे इस फॉर्म में जो चेंज होनी शुरू हो गई। लेकिन चेंज होते होते वो जो मोल्टन स्टेट वाला जो एक कंसेप्ट था वो बढ़ता गया, और उसका जो मतलब टोटल जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और फाइनली हुआ कि वो एरिया जो था वो तो बढ़ा, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एरिया बढ़ने के बाद भी उसका जो घूमना था वो बंद नहीं हुआ। लेकिन अगर किसी चीज़ का तापमान बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए
जैसे कि कुकर की तरह, कि मान लीजिए उसमें कोई भी मतलब जो हीट है वो बाहर नहीं निकल रही है, सिटी बंद हो गई है उसकी, तो ऑब्वियस सी बात है कुकर में ब्लास्ट ही होगा। तो वो जो मैटर था जो कि इस तरह से घूम रहा था, जो कि मोल्टन स्टेट में चला गया था, उसमें भी इसी तरह से ब्लास्ट हुआ। और ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होने के बाद क्या हुआ, अब आप लोग देखते हैं कि अब अगर मान लीजिए वो जो डस्ट पार्टिकल थे वो इस तरह से थे कि यूनिवर्स में, एक ओपन यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा स्पेस, वहाँ पर मान लीजिए कि वो जो डस्ट पार्टिकल थे वो इसी तरह से थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो जो थे वो मोल्टन स्टेट में चले गए। और मान लीजिए कि यूनिवर्स में मतलब इतना का जो रीजन है वो मोल्टन स्टेट में चला गया, और फाइनली क्या हुआ, इसमें ब्लास्ट हो गया। लेकिन अब आप जानते हैं कि वो जो ब्लास्ट हुआ तो उसमें हुआ क्या, उसमें हुआ ये कि अब आप आज की तारीख में, चलिए आप एक और चीज़ देखिए कि जब जैसे पटाखा या फिर कोई भी ब्लास्ट जब होता है तो जिस जगह पे ब्लास्ट रखा होता है जनरली वो जगह जो होती है वो अक्सर खाली हो जाती है। या अगर आप किसी जगह पे कोई पटाखा फोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि जिस जगह पे पटाखा रखा होता है उसके अगल बगल में ज़रूर मतलब चीज़ें हो सकती है, लेकिन जहाँ वो रखा होता है वहाँ वो जगह खाली होती है। तो यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही हुआ, जब वो ब्लास्ट हुआ तो उसका मतलब जिस जगह पे सेंटर पे जहाँ पर भी ब्लास्ट हुआ वो जो जगह थी वो क्या हो गई, खाली हो गई। लेकिन अब एक बात ये रहती है कि उसके बाद फिर और भी कई सारी चीज़ें हैं कि ये भी मतलब कंसेप्ट रहता है कि पहले कौन सी गैसेस बनी, क्या कुछ हुआ। लेकिन अब एक बात ये है कि जो भी हुआ तो उस चीज़ को ऑक्यूपाई करने के लिए, उस खाली स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए क्या हुआ, जो सबसे हल्की कोई चीज़ होगी वो उस तरफ भागेगी, उस तरफ मूव करेगी। तब आप जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में या फिर हमारा जो मतलब सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम में सबसे जो हल्की गैसेज है वो है हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन अब एक बात ये है कि ये जो हाइड्रोजन और हीलियम है, इन हाइड्रोजन और हीलियम ने क्या किया, जो भी मतलब बीच का स्पेस था उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर दिया और वहाँ पर एक गैसेस का बहुत बड़ा सोर्स जो था मतलब वो क्या हो गया, फॉर्म हो गया। लेकिन अब एक बात ये हुई कि चलिए ठीक है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि अब जब किसी चीज़ में क्या होगा, ब्लास्ट जब होगा तो उसके जो छिटे होंगे, मतलब जो छोटे छोटे मतलब उसके जो टुकड़े होंगे किसी लिक्विड के, जब आप यहाँ वहाँ फेंकोगे तो उसके जो टुकड़े होंगे वो कहाँ जाएंगे, कोई यहाँ गिरेगा, कोई वहाँ गिरेगा, कोई वहाँ, कोई वहाँ। तो उसी तरह से क्या हुआ, वो जो मैटर था उस मैटर के भी इसी तरह के टुकड़े हुए, वो टुकड़े जो थे मतलब इस तरह से फैले और ऐसी कई सारी चीज़ें बनी और बीच में क्या हुआ, एक गैसेस का जो एक गोला था मतलब वो आ गया और फाइनली क्या हुआ कि इसी तरह से हमारा जो सोलर सिस्टम था वो फॉर्म हुआ। लेकिन अब एक बात ये थी कि वो जो मैं आपको कह रहा था कि हाइड्रोजन और हीलियम, तो वो आपको पता वो हमारा सन है। और बाकी फिर क्या हुआ, वो जो उसके अगल बगल में जो ऐसे बड़े बड़े जो छींटे गिरे वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ठंडे होते चले गए, ठंडे होते चले गए, ठंडे होते चले गए। और हुआ क्या, उन्होंने मतलब एक डेफिनेट जो शेप थी वो एक्वायर कर ली। और फिर उन्होंने क्या किया, वो जो सन बना था उस सन का एक तरह से चक्कर लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने उस सन का चक्कर लगाना शुरू कर दिया और जब उन्होंने सन का चक्कर लगाना शुरू कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास एक ऐसा सिस्टम बना जिसको क्या सोलर सिस्टम कहते हैं। लेकिन यूनिवर्स में ऐसे कई सोलर सिस्टम होंगे। लेकिन अब अगर हम आ जाते हैं धरती पे, तो लेकिन अब आप देखिए कि जब धरती में वो ब्लास्ट हुआ होगा, तो जब उस मैटर में वो ब्लास्ट हुआ होगा तो ऑब्वियस सी बात है धरती का भी एक छिटा कहीं साइड में गिरा होगा। लेकिन अब एक बात यह है कि जो धरती है वो आप जानते हैं कि वो दो तरह की परिक्रमा करती है। एक जो परिक्रमा होती है मतलब सूरज के चारों ओर होती है, सूरज के इर्द गिर्द होती है, और एक जो परिक्रमा होती है धरती की वो अपने अक्ष पर होती है। और आज भी आप देखिएगा कि मतलब धरती का जो कोर है वो आज भी गर्म है, वो धरती को सन से भी हीट मिल रही है। और जब धरती नई नई बनी थी तो उस वक्त भी यही चीज़ें हुई। धरती जब नई नई बनी थी तो उस वक्त भी क्या हो रहा था, धरती एक अपने अक्ष पे घूम रही थी और एक मतलब उसने क्या किया, सन के इर्द गिर्द घूमना जारी रखा। और हुआ क्या, धरती ये तो पहले से ही गर्म थी और उसका बाहर वाला जो पार्ट था धरती का वो ठंडा होने लगा था, लेकिन उसको लगातार घूमने की वजह से और सन से हीट मिलने की वजह से हुआ क्या, हुआ ये कि उसमें एक और ब्लास्ट हो गया। एक और जब ब्लास्ट हुआ तो ऑब्वियस सी बात है छोटे छोटे टुकड़े भी कुछ होंगे, लेकिन एक बड़ा सा टुकड़ा निकला जिसको कि हम चंद्रमा कहते हैं,
और फिर उस चंद्रमा ने क्या किया, धरती का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ सिद्धांत ये भी कहते हैं कि जो चंद्रमा है वो एस्टेरॉइड से बना है, किसी और चीज़ से बना है, कोई और जो मतलब चीज़ थी वो आई और फिर उसने एकाएक अचानक जो था वो धरती का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। लेकिन अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि धरती है, धरती अगर बनी इस तरह से, मान लीजिए सन है वो सूर्य के इर्द गिर्द जो है धरती चक्कर लगा रही है, लेकिन धरती के इर्द गिर्द जो है उसका चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। लेकिन अब एक बात ये है कि धरती पे लाइफ की शुरुआत कैसे हुई। मेन जो कंसेप्ट है वो ये है, और जब लाइफ की शुरुआत हुई तो उसी से फिर हम आगे बढ़ेंगे कि जो आज का इंसान है वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। चलिए, अब सबसे पहली बात ये है कि आज आप जानते हैं कि धरती पे टोटल 118 तत्व है, 118 ज्ञात तत्व है, और माना जाता है कि ये जो 118 ज्ञात तत्व है, ये 118 ज्ञात तत्व आप पूरे के पूरे यूनिवर्स का 5% है। लेकिन अगर हम आज के इंसान को या फिर आज का जो लिविंग वर्ल्ड है उसको देख करके अगर बात करें तो सारे के सारे लिविंग और नॉन लिविंग क्रिएचर इन्हीं 118 तत्वों से मिलकर के बने हैं। जैसे कि अगर हम इंसान को देखें तो हमारी जो हड्डियां हैं वो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से बनी है, और हमारा ये जो मांस है ये अमीनो एसिड से बना है, अमीनो अम्ल से बना है, जिसमें कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन होते हैं। तो इसी तरह से हुआ क्या, जब ये धरती ठंडी हुई और जब इसमें मतलब चंद्रमा भी निकल गया, और फिर हुआ क्या, फिर कहते हैं कि ज्वालामुखी के किनारे कहीं गुनगुने पानी में लाइफ की जो शुरुआत थी वो हुई। ज्वालामुखी वोल्केनो के किनारे कहीं गुनगुने पानी में लाइफ की जो शुरुआत थी वो हुई। अब इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए 118 अलग अलग चीज़ों को 118 अलग अलग चीज़ों को अलग अलग जल धाराओं के जरिए अलग अलग जल धाराओं में डालकर समुद्र में भेज दीजिए। अब मान लीजिए कि वो जो 118 अलग अलग चीज़ें, उन 118 जो अलग अलग तत्व हैं, उन 118 अलग अलग तत्वों को हम किन्हीं अलग अलग चीज़ों से कंपेयर करके रख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक तरह रखती मतलब लकड़ी के टुकड़े डाल दिए एक जगह से, दूसरी जगह से आप कीले डाल दीजिए, लोहे के कीले डाल दीजिए, तीसरी जगह से आप प्लास्टिक डाल दीजिए, चौथी जगह से कपड़ा डाल दीजिए, और फिर एक ही जगह से आप कोई दो चीज़ें भी डाल सकते हैं कि एक ही जगह पे हमें मतलब कई बार दो या दो से ज़्यादा चीज़ें भी मिल सकती हैं। चलिए ठीक है, आप कागज़ डाल दीजिए। इस तरह की अलग अलग 118 चीज़ें अलग अलग जगह से उनको उन जल धाराओं में भराइए और फाइनली जाकर के समुद्र में देखिए कि उन चीज़ों के साथ क्या हुआ। तो आप देखेंगे कि उन्हीं 118 चीज़ों के साथ समुद्र में कई सारी अलग तरह की चीज़ें जो होंगी वो बन चुकी होंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी वो हमने ऊपर से डाली तो नहीं थी, जल धाराओं में भाई तो नहीं थी, लेकिन वो समुद्र में हमें दिख रही होंगी। तो नेचुरली जो लाइफ की शुरुआत थी वो भी वैसे ही हुई। और इसका हम जनरली इस तरह से ये कर सकते हैं कि 118 चीज़ें कोइंसिडेंट से कुछ इस तरह से मिल गई समुद्र में पहुंच करके, उन जल धाराओं के जरिए समुद्र में पहुंच करके कुछ इस तरह से मिल गई कि एक ऐसा मैटर बना, उस मैटर में हलचल हो रही थी, उस मैटर में हलचल हो रही थी। और जिस मैटर में हलचल हो रही थी मीन टू से कि वो जो मैटर बना था वो मैटर लिविंग मैटर था, वो जो मैटर था वो जीवित मैटर था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो जो एक लिविंग मैटर बना, उसी लिविंग मैटर में फिर धीरे धीरे करके चेंजेस होते गए। और वो जो चेंजेस है उन चेंजेस को विकास क्रम में एवोल्यूशन में पढ़ते हैं कि कैसे जो है वो
चीज़ें जो है वो एक दूसरे से मिल करके या एक दूसरे से आगे बढ़ते बढ़ते चेंज होती होती यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन अब एक बात ये भी है कि जो ज़्यादातर इतिहासकार हैं या फिर जब हम एवोल्यूशन में स्टडी करते हैं तो जो मतलब वैज्ञानिक हैं वो यही कहते हैं कि इस धरती पर जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं वो लिविंग चीज़ें एक ही चीज़ से ओरिजिनेट हुई हैं और इसके हमारे पास बहुत सारे एविडेंस भी हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों के बीच में फिर इंटरमीडिएट क्या है, तो लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों के बीच में जो इंटरमीडिएट है वो वायरस है। और अगर हम देखते हैं कि प्लांट और एनिमल के बीच में इंटरमीडिएट क्या है, तो एनिमल और प्लांट के बीच में जो इंटरमीडिएट है वो यूग्लिना है। तो इसी तरह के जब हम मतलब एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उनके अलग अलग ग्रुप्स के अंदर जो इसी तरह के कनेक्शन जो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन फाइनली विकास क्रम की जो बात है वो विकास क्रम में हम देखेंगे अलग से कि कैसे जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वो कैसे जो चीज़ें हैं वो बनी हुई हैं। लेकिन अब आ जाते हैं कि आज का जो इंसान है वो कैसे बना। लेकिन आज का जो इंसान है वो कैसे बना, और आज के इंसान की जो उत्पत्ति है वो लगभग 10 लाख साल पहले हुई। 10 लाख साल पहले हुई। 10 लाख साल पहले हुई और 10 लाख साल पहले हमें जो शिवालिक हिल है, शिवालिक हिल में एक मानव के अवशेष मिले जिसके लिए हम एक नाम यूज करते हैं ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। और जैसे आज का जो इंसान है उसे हम होमो सैपियंस कहते हैं, मतलब बुद्धिमान मानव। लेकिन जो सबसे पहले जो हमें इंसान के जो अवशेष मिले वो ये इंसान था जिसके जो अवशेष थे वो हमें शिवालिक की पहाड़ियों में मिले थे। शिवालिक की पहाड़ियों में मिले थे और टाइम है 10 लाख साल। 10 लाख साल पहले। और अब ये जो इंसान थे ये थोड़े अलग तरह के थे। धीरे धीरे फिर विकास क्रम हुआ होते 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 और आज जो आधुनिक मानव है होमो सैपियंस वो बिल्कुल वैसे जैसे कि हम सभी हैं, लेकिन ये कुछ अलग तरह का होगा। लेकिन अगर हम भारत के इतिहास की बात करें, अगर हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें पहले ये चीज़ समझनी होगी कि इतिहास होता क्या है। अब ये बात ये है कि जितनी भी चीज़ें हमने अब तक डिस्कस की, क्या हम उन सारी चीज़ों को इतिहास कह सकते हैं? लेकिन अब यह ध्यान देने लायक बात यह है कि जी जो हिस्ट्री शब्द है वो हिस्टोरिका नामक एक शब्द से बना है जिसका मतलब होता है जांच या जांच से प्राप्त ज्ञान, जिसका अर्थ होता है जांच से प्राप्त ज्ञान या फिर जांच या खोजबीन से प्राप्त ज्ञान या इन्वेंशन से प्राप्त ज्ञान। वो हेरोडोटस इसके पिता कहे जाते हैं, पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाते हैं। और ये पहले इंसान थे जिन्होंने जो पहले की चीज़ें थी या जो चीज़ें थी मतलब उनको जांच पड़ताल के बाद साक्ष्यों के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत किया और उनके ऊपर चीज़ें जो थी वो साक्ष्यों के साथ लिखी।
इसलिए हम इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। लेकिन अब यहाँ बात यह है कि हमारे पास पहले के वक्त की कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो चीज़ें कैसे हो सकती हैं? आप जैसे कि मान लीजिए कि हमें क्या वो पत्थर मिल गए, आप पत्थर मिले और अब वो जो पत्थर है मतलब अब वो ऐसे पत्थर है कि हम कह सकते हैं कि ये जो पत्थर है ये नेचुरली नहीं बन सकता, उसकी कटिंग हुई है अलग तरह से और उसके ऊपर हड्डी भी बांधी हुई है। चलिए एक आध अगर कोई मिल जाती तो हम कह सकते हैं कि चलिए कोइंसिडेंस से बंद की होगी। अगर बहुत सारी मिल गई तो एक जैसी, तो फिर अब ऑब्वियस सी बात है कि हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये किसी ने बनाई थी। अगर आपको सिर्फ चीज़ें मिलती हैं, लिखा हुआ कुछ नहीं मिलता है, तो वो वाली जो चीज़ें होंगी उनको भी हम इतिहास में रखेंगे, लेकिन वो एक्चुअल हिस्ट्री नहीं होगी। उसके लिए हम कोई अलग ही शब्द इस्तेमाल करेंगे। और फिर क्या हुआ कि अगर आपको उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि वो लिखी हुई तो है पर हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, तो उसको हम एक अलग ही हिस्ट्री में रखेंगे। और अगर फिर कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं वो लिखी हुई भी हैं, उसके में साक्ष्य भी मिल रहे हैं, कोई चीज़ें भी मिल रही हैं, लेकिन खास बात है कि जो चीज़ें हमें मिल रही है उनका जो लिखा हुआ है हम उसको पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो अगर इस तरह की आपके पास कोई चीज़ आती है तो हम उसी को ही हिस्ट्री कह सकते हैं। अगर आप कहें कि हम बचपन में कहीं घूमने फिरने जाया करते थे तो हम उस चीज़ को इतिहास नहीं कह सकते अगर हमारे पास उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। अगर कोई चीज़ आपके पास इस तरह की हो जाती है जिसका कोई प्रमाण ही नहीं है लेकिन पहले के वक्त में हो चुकी है तो उसको हम कहानी कहेंगे। लेकिन अगर उसके आपके पास प्रमाण है तो उस चीज़ को हम इतिहास कहेंगे। और इतिहास का भी अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है इति जमा हास, और इसका अर्थ हुआ कि ऐसा ही था। इतिहास, तो इतिहास मतलब कि ऐसा ही था। तो ये भी चीज़ें हैं, तो जो चीज़ें जैसी होंगी वो तो वैसे ही समझनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमारे पास चीज़ों को समझने के लिए लिखित में हो और हम उस भाषा को पढ़ भी पाएँ और समझ भी पाएँ तो ही हम उन चीज़ों को इतिहास के अंदर जो रख सकते हैं। लेकिन अब हम भारतीय इतिहास पे आ जाते हैं। अगर हम सही मायने में भारत के इतिहास को पढ़ने की कोशिश करें तो वो हम करते हैं जीसस क्राइस्ट के जन्म से 3000 साल पहले, 3000 साल पहले से, और भारत में जीसस क्राइस्ट के जन्म से 3000 साल पहले और आज से लगभग 5021 साल पहले यहाँ एक सभ्यता बसती थी, फली फूली, जिसको हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और ये सभ्यता 3000 BC से 1500 BC तक एग्जिस्टेंस में रही, अस्तित्व में रही। और उसके बाद फिर 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक, और फिर 1000 BC से लेकर के 600 BC तक यहाँ पे एक और सभ्यता एग्जिस्टेंस में रही जिसको हम कहते हैं वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक काल। वैदिक काल, लेकिन इसे दो टाइम पीरियड में बांटा हुआ है। तो 1500 से लेकर के 1000 BC तक का जो काल था उसको हम कहते हैं वैदिक काल, और 1000 से लेकर 600 BC के बीच तक का जो काल है उसको हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक काल। और फिर उसके बाद 600 BC से लेकर के
711 AD तक एक अलग ही काल शुरू होता है, जिसमें कि जो पहला हिस्सा है उसे हम कहते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल। और जब आप 711 AD को पार चले जाते हैं तो यहाँ पर आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री है, जो प्राचीन भारत का इतिहास है, वो खत्म हो जाता है। वो फिर इसके बाद फिर हम चले जाते हैं मध्यकालीन भारत में। और यहाँ पर हम आएंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो 3000 BC से लेकर के 1500 BC तक एक सभ्यता यहाँ पर फली फूली, जिसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और ये सिंधु घाटी सभ्यता भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में फली फूली। और इसमें और सबसे जो उत्तरी साइट है वो है मांडा, ये आज के जम्मू कश्मीर में है। और इसकी जो सबसे पश्चिमी साइट है उसका नाम है सुत्का गैंडोर, यह आज पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में। और इसकी जो सबसे दक्षिणी साइट है वो है जैमाबाद, यह आज के महाराष्ट्र में है। और इसकी जो सबसे पूर्वी साइट है उसका नाम है आलमगीरपुर, और ये उत्तर प्रदेश में है। और इन चार बिंदुओं के बीच ये सभ्यता फली फूली। और इसका जो कुल क्षेत्रफल था वो था लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर। वो था लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर। और अगर हम इस सभ्यता की बात करें, इस सभ्यता की कुछ तथ्यों की बात करें, तो हमें बहुत सी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलेंगी। और इस सभ्यता को समझने के बाद या इस सभ्यता को पूरा जान लेने के बाद हम भारत के इतिहास को उल्टा इतिहास भी कह सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं। या जब किसी सभ्यता का या किसी देश का जब विकास होता हो तो नीचे से ऊपर की ओर होता है। लेकिन अगर हम इस सभ्यता को समझें और उसके बाद आज के भारत को कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि हम बहुत सारी चीज़ों में जो है वो उनसे अभी भी बहुत पीछे हैं। थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले हम उस सभ्यता की थोड़ी सी कुछ खास बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये लोग जो थे ये रहते कहाँ थे। तो पहली जो बात हम डिस्कस कर रहे थे वो थी नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता और ये शहरों में रहते थे और इनके जो शहर होते थे वो पूरी प्लानिंग के तहत बने होते थे और उन शहरों को बनाने में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था और ईंटें भी कई टाइप की होती थी। और अगली बात यह है कि शहर में जो सड़कें होती थी वो बहुत चौड़ी होती थी, जितनी की जैसे आज की 2 लेन 4 लेन सड़कें होती हैं उतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें होती थी। और घरों के लिए जो रास्ते होते थे वो मुख्य सड़क को 90 डिग्री पे काटते थे। इस तरह से जैसे सड़क है तो सड़क जा रही है, अगर यहाँ पे घर होगा तो घर के लिए जो सड़क होगी वो बिल्कुल इस तरह से 90 डिग्री के एंगल पे उस रास्ते को काटेगी। और फिर इन घरों के जो दरवाजे होते थे
वो मुख्य सड़क से पिछली तरफ होते थे, मुख्य सड़क से पिछली तरफ को खुलते थे। और शायद इसकी वजह ये रही हो कि उस वक्त गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, तो ट्रांसपोर्ट के लिए घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। तो बैल या फिर जिस भी जो बैलगाड़ी है या फिर जो बैल है या वो मतलब किसी वजह से घर पे ना घुस जाए, उसके लिए जो दरवाजे हैं वे भी पिछली तरफ रखे जाते थे। और घरों में इस रास्ते में इस तरफ जो होता था खिड़कियाँ हुआ करती थी, ताकि जब कोई यहाँ से आए तो अंदर से देख सकते थे कि कोई आ रहा है। और घरों में किचन होता था, और किचन में बर्तन धोने के लिए एक अलग सा स्थान होता था। वॉशरूम भी होते थे, और वहाँ का पानी निकलने के लिए भी एक नाली की व्यवस्था होती थी। और जो नाली होती थी वो बाहर सड़क के साथ एक सीवरेज लाइन बिछी होती थी, मुख्य नाली बिछी होती थी। तो घरों का जो भी मतलब गंदा पानी होता था वो उस मुख्य नाली में, उस सीवरेज लाइन में जुड़ जाता था। और उस सीवरेज लाइन का जो मुख होता था वो मतलब शहर के उस चार दीवारी के बाहर कहीं ऊंची पहाड़ी के ऊपर खुलता था, ताकि वहाँ से कोई अंदर ना रह पाए। और फिर अगली चीज़ ये है कि शहरों के अंदर प्लेग्राउंड भी होते थे, और शहरों के अंदर ही सामूहिक अनुष्ठानों के लिए भी कई चीज़ें बनाई होती थी। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे महान स्नानागार, जिसको हम ग्रेट बाथ बोलते हैं, महान स्नानागार, जिसको हम ग्रेट बाथ बोलते हैं। तो यहाँ पर ये मतलब बहुत बड़े बड़े जो बाथ थे मतलब वो उन्होंने बनाए होते थे। और यहाँ पर जब कोई धार्मिक अनुष्ठान होता था तो तब लोग जो होंगे वो यहाँ पर आते होंगे। और फिर बड़ी बात ये थी कि वो जो मतलब ग्रेट बाथ है जो हमें मिला है मोहनजोदड़ो में, अब उसमें बड़ी बात ये है कि उसके चारों तरफ जो कमरे बने हुए हैं, और उसके चारों तरफ जो कमरे बने हुए हैं, और उन कमरों का इस्तेमाल जो है वो कपड़े चेंज करने के लिए या किसी और चीज़ के लिए भी करते होंगे। और फिर अगली बात ये है कि उसके साथ में ही कुछ क्लासरूम जैसे कुछ रूम्स भी मिले हैं, जहाँ पे एक ऊपर मुख्य गद्दी लगी होती थी और बाकी छोटी छोटी गद्दियाँ जो होती थी मतलब बैठकें जो होती थी वो नीचे लगी हुई थी इस तरह से। तो वो चीज़ें भी मिली हैं। तो यहाँ से हम ये चीज़ें समझ सकते हैं कि इनका जो एक सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा था। और इनकी जो सबसे ऊंची हमें आज तक की जो इमारत मिली है वो है ग्रेट ग्रेनरी, अन्नागार, जिसको हम बोलते हैं अन्नागार मतलब ग्रेनरी, जहाँ पे अनाज स्टोर किया जाता था, अनाज रखा जाता था। तो ये जो इमारत है ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी अब तक की खोजी गई इमारतें हैं, जिसको हम अन्नागार बोलते हैं, ग्रेनरी बोलते हैं। तो इतनी बड़ी ग्रेनरी होने से, मिलने से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इनका सिस्टम ऐसा नहीं था कि आज खाओ पियो मौज करो, कल की कल देखेंगे। इनका ऐसा सिस्टम नहीं था। इनका सिस्टम कल को लेकर के भी ये लोग निश्चिंत रहते थे। हम कह सकते हैं कि इनकी जो अर्थव्यवस्था थी, जिसे सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, वो थी, ना कि काम चलाऊ थी। तो ये थी इनकी नगरीय सभ्यता के जो प्रमाण हैं वो, इसके बारे में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करी। और भी बहुत सारी चीज़ें वो हम अगले जब क्लासरूम में इन लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे वहाँ देखेंगे एक एक चीज़ को। और अब इस सभ्यता की दूसरी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर भी थोड़ा गौर करते हैं। ये एक ही बिंदु हुआ, और दूसरा जो बिंदु है वो है वर्ण व्यवस्था। दूसरा जो बिंदु है वर्ण व्यवस्था। तो इनका जो समाज था वो कुछ वर्णों में बंटा था, और जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी। जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी। और इसमें सबसे पहला जो वर्ण है वो है विद्वान, दूसरा वर्ण है योद्धा, और तीसरा जो वर्ण है वो है व्यापारी,
जो लोगों को पढ़ाने लिखाने का काम करते थे, ज्योतिष का काम करते थे, इस तरह के जो मतलब प्रमुख कार्य रहते थे, या फिर सरकार के किसी पद के लिए कार्य करते थे, सरकार के लिए कार्य करते थे, उन लोगों को विद्वान कहा जाता था। और जो सेना के लिए कार्य करते थे या लोगों की रक्षा का कार्य करते थे, उनको योद्धा या वॉरियर कहा जाता था। इन्हें स्कॉलर कहा जाता था, इन्हें वॉरियर कहा जाता था। और जो व्यापार करते थे उन्हें व्यापारी कहा जाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विद्वान के घर में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ और आगे चल करके वो सेना में भर्ती हो जाता है तो उसे विद्वान नहीं बोला जाएगा, उसे योद्धा कहा जाएगा, उसे वॉरियर बोला जाएगा। और मान लीजिए कि वॉरियर के घर में कोई पैदा हुआ और आगे चल करके वो व्यापार करता है तो उसको हम व्यापारी बोलेंगे, उसको योद्धा नहीं कहा जाएगा। तो इसी तरह से मान लीजिए कि व्यापारी के घर में कोई पैदा हुआ, आगे चल करके वो सरकार की नीतियों के लिए काम करता है, सरकार की नीतियाँ बनाने का काम करता है, तो उसको विद्वान बोला जाएगा, ना कि व्यापारी बोला जाएगा। और ये जो व्यवस्था थी ये बहुत अच्छी थी। और फिर इसमें अगली बात ये है कि इनकी जो पूरा का पूरा जो तंत्र था, सरकारी जो तंत्र था, इनका जो सरकारी तंत्र था वो भी एक तरह से लोकतांत्रिक था। वो भी लोकतांत्रिक था। और लोकतांत्रिक का मतलब है कि लोग स्वयं अपने प्रतिनिधियों को चुनते थे, अपने प्रतिनिधियों को चुनते थे। और इसके लिए जो होती थी वो अलग अलग तरह के जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज करवाते थे। और उन इवेंट्स में ये फाइनल किया जाता था कि मतलब कौन सा व्यक्ति जो है किस पद पर जाकर के बैठेगा। और इसका फैसला जनता के सामने होता था। और अब अगला बिंदु देखते हैं वर्ण व्यवस्था के बाद आगे चल करके जो तीसरा बिंदु है वो है धार्मिक। इनका जो धार्मिक जो सिस्टम था, रिलीजियस जो इनकी जो मान्यताएं थी वो किस तरह की थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि अंधविश्वास नहीं था, अंधविश्वास नहीं था, लेकिन वो लोग उन चीज़ों को ज़रूर पूछते थे जिन्हें वो समझ नहीं पाते थे या जिनसे डरते थे। जैसे कि अब ये जो सभ्यता थी सिंधु नदी के किनारे बसी, और अब आप देखते हैं सिंधु जो हिमालय से निकलती है। अब मान लीजिए कि हिमालय क्षेत्र में बारिश हुई तो सीधी सी बात है जो बाढ़ है वो मैदानी भागों में आएगी। और अगर मान लीजिए मैदानी भागों में धूप लगी है और बारिश हिमालय के किसी ऊपरी भाग में हुई तो बाढ़ जो है मैदान में आएगी। तो अब सी बात है तो उन्हें ये समझ नहीं आता था कि एकदम से इतना जो पानी हो क्या कहाँ से आ गया। तो अब सी बात थी, नदी के आरे किनारे जो भी चीज़ें होती थी मतलब पूरी बह जाती थी, तो उस चीज़ से डरते थे। तो उन लोगों ने इसी वजह से मतलब नदियों की जो पूजा थी वो करनी शुरू करी। और इसी तरह से अगर हम मिस्र की सभ्यता की बात करें तो नील नदी के किनारे बसी थी, तो उसमें भी आप देखेंगे यही चीज़ कि जब नील नदी में बाढ़ आती थी तो जो मगरमच्छ होते थे वो मतलब बाहर निकल आते थे, तो आसपास के जो भी लोग होते थे मतलब उनको ले जाते थे नदी में। तो इसलिए जब हम मतलब मिस्र की सभ्यता की भी जैसे बात करते तो वहाँ मगर देवता का जिक्र सुनते हैं कि उस सभ्यता के जो लोग थे मगरमच्छ की पूजा करते थे। तो इसी तरह की मतलब ये वजह रही होगी, तो उन लोगों ने नदियों की पूजा करनी शुरू करी। और फिर अगली बात ये है कि जैसे बारिश होती है तो सीधी सी बात है कि आसमान से पानी गिर रहा है, आसमान से पानी गिर रहा है, तो उन्हें ये कंसेप्ट समझ नहीं आता था कि पानी आसमान से कैसे गिर सकता है। अगर हम ऐसे उठा के भी ऊपर फेंके तो 2 मिनट में नीचे आ जाता है, लेकिन बारिश जो है मतलब कई बहुत लंबी देर तक जो है मतलब चलती रहती है या बड़ी देर तक जो है बारिश होती रहती है।
तो उन्हें ये बात समझ नहीं आती है, तो उन्होंने किसी तरह बारिश की भी पूजा करनी शुरू करी, राइट। और अब अगली बात ये भी है कि अब हम कहते हैं कि उन्होंने मातृ देवी की पूजा की, मातृ देवी की पूजा की, मतलब उन्होंने एक तरह से माँ की पूजा की। अब इसमें एक बात ये भी है कि अब जैसे मान लीजिए अब एक माँ है, तो अब वो एक बच्चे को जन्म दे सकती थी, तो उन्हें ये समझ नहीं आता था कि ये कैसे हो गया, तो उन्होंने उस चीज़ को भी महत्व दिया और उनकी पूजा करनी शुरू करी। और अब ये जो समाज था मातृ सत्तात्मक था, जैसे आज पुरुष प्रधान समाज है, तो हम वो कह सकते हैं कि वो जो समाज था वो महिला प्रधान था, और माँ जो थी मतलब वो घर की मुख्य सदस्य होती थी, तो वो भी एक कंसेप्ट था। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं अग्नि, तो अग्नि से पहले हम एक चीज देखते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, जो इंसान है वो कच्चा मांस खाता था, वो जंगलों में रहता था, तो सीधी सी बात है जब इंसान ही मतलब जंगलों में रहता था तो जानवर भी जंगलों में ही रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जैसे अपने भोजन के लिए आदमी मतलब जानवरों का शिकार करता है, तो जानवर आदमी का शिकार भी कर जाते थे। तो लेकिन जब से अग्नि का आविष्कार हुआ, जब से अग्नि के बारे में पता चला, तो इसमें अब एक बात ये थी कि अग्नि की खोज जैसे हुई, जैसे अग्नि, तो जब से अग्नि के बारे में इंसान को पता चला, तो इंसान जो था वो खाना भी पका करके खाने लगा। वो जानवरों से बचने के लिए बाहर के घेरे में, जहाँ वो रहता था वहाँ बाहर के घेरे में आग जला देता था, तो जानवर जो आग से दूर चले जाते थे, या जब कोई चीज़ आग में जल जाती थी तो गायब हो जाती थी, तो उन्हें ये भी समझ नहीं आता था कि वो गया तो गया कहाँ, ठीक है। तो वो मतलब चीज़ जो थी थोड़ी वो समझ से अलग थी, तो उन्होंने अग्नि की पूजा भी शुरू कर दी। और इसी तरह की चीज़ें मतलब जो उन्हें समझ नहीं आई उसकी उन्होंने पूजा शुरू कर दी। वो फिर अगली बात थी, जैसे उन्होंने सांड की पूजा की, तब वो बहुत ही पावरफुल होता था, तो वो कई सारे लोग मिलकर के भी उसको जो थे वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे, तो इतना ताकतवर अगर कोई जीव था तो अब ऑब्वियस सी बात थी मतलब उन्होंने किसी वजह से मतलब इसकी भी पूजा करनी शुरू करी। और ऐसे कई पहलू हो सकते हैं, वो हम क्लासेस में देखेंगे एक एक करके। और लेकिन यहाँ एक बात ये है कि यहाँ मन घड़त कुछ नहीं है, या तो उसकी पीछे कोई मतलब डर की वजह है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो जिसको समझ नहीं पाते थे। और इसके अलावा हम इनका देख लेते हैं, थोड़ी और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इकोनॉमी की बात करते हैं, इनकी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अगला जो एस्पेक्ट है वो है आर्थिक। तो अगला जो पहलू है वो है आर्थिक, इकोनॉमिक। अब यह बात यह है कि इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो काम चलाऊ अर्थव्यवस्था नहीं थी, उसमें ये कल के बारे में भी सोचते थे। और ये बात हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ी इमारत हमें सिंधु घाटी सभ्यता में आज तक मिली है वो अन्नागार है। अन्नागार ग्रेनरी, जहाँ पे अनाज स्टोर किया जाता है। तो अन्नागार सबसे बड़ी इमारत होने से मिलने से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचते थे, कल के बारे में भी सोचते थे। खाओ पियो मौज करो, कल की कल देखेंगे, ऐसा कंसेप्ट नहीं था। और अगली बात ये है कि इनकी जो आर्थिक गतिविधियाँ थी वो केवल अपने ही देश के अंदर तक सीमित नहीं थी, वो अफगानिस्तान, इराक, ईरान, महाराष्ट्र, कोलार माइन, या फिर हिमाचल में जैसे स्लेट के लिए खलियारा धर्मशाला, या फिर हम राजस्थान में चाहे खेतड़ी की बात करें जो कि तांबे की सबसे पुरानी खान है, तो सिंधु घाटी सभ्यता वाले वहाँ से भी तांबा निकालते थे। और ये चीज़ों का आदान प्रदान करके अपना जो व्यापार था उसको चलाते थे, जिसको वस्तु विनिमय कहते हैं, वाटर सिस्टम कहते हैं। और अब यहाँ यही चीज़ थी कि अगर आपके पास चांदी है तो ठीक है, आप मुझे सोना दे दीजिए, और उसकी मतलब वैल्यू तय की गई होती थी, उसी हिसाब से उनका व्यापार चलता था। और व्यापार जो था वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी था। तो किस किस देश से वो क्या लेते थे ये मेन क्लास में देखेंगे, किस देश को क्या बेचते थे वो अगली क्लासेस में देखेंगे जब डिटेल में इसकी बारी आएगी। तो ये इनका आर्थिक जीवन। और इसमें अगली बात ये है कि ये लोग कृषि भी करते थे और पशुपालन भी करते थे। तो इसी में
पशुपालन और कृषि, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलाते थे। और कृषि में भी जैसे धान है वो भी हमें वहाँ मिले हैं, गेहूं का जिक्र है वो भी हमें मिला है, कपास का जिक्र है वो भी हमें मिला है। तो ऐसी कई फसलें थी जो इन्होंने उगाई। और पशुपालन में आप जैसे जो डॉग है वो सबसे पहला पालतू जानवर था, और कुछ स्थानों पर हमें घोड़े की अस्थियां भी मिली हैं। और इन्होंने कई तरह के जानवर पाले, और यहाँ तक कि शेर या बाघ का जो जिक्र है मतलब वो भी हमें इनकी मोहरों में मिला है। तो ये भी चीज़ें जो थी यहाँ पर ध्यान देने लायक थी। और इसके बाद इनके आर्थिक जीवन से निकल के अगला पहलू देखते हैं। और अब आर्थिक पहलू के बाद हम अगली थोड़ी सी और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, वो है सांस्कृतिक, कल्चरल एस्पेक्ट। सांस्कृतिक, कल्चरल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इनका जो लोकतांत्रिक ढांचा था वो अलग अलग गतिविधियों के ऊपर आधारित था, अलग अलग एक्टिविटीज़ के ऊपर आधारित था। और अगर इस सांस्कृतिक पहलू में अगर हम केवल महिलाओं की बात करें, केवल महिलाओं की अगर बात करें तो उनका जो सिस्टम था वो बहुत बढ़िया था। और इसमें सबसे पहली बात है श्रृंगार। तो जो 16 श्रृंगार आज की महिलाओं जैसे श्रृंगार होते थे, जैसे लिपस्टिक, काजल जिसे आप आईलाइनर कहते हैं, चूड़ियाँ, इसी तरह की चीज़ें हमें वहाँ मिली हैं। जैसे पाउडर हो गया, उस समय की महिलाएं इस्तेमाल किया करती थी। तो हमें ये कैसे पता लगा? हमें कुछ चीज़ें जो हमें तो इस सभ्यता की खुदाई के दौरान जो है, इसके स्थलों की खुदाई के दौरान जो हमें मिली है, तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो लोग हैं ये बिल्कुल बहुत एडवांस रहे होंगे। और फिर अगर हम इसी में ही महिलाओं की लाइफस्टाइल की अगर बात करें, अगर हम बात करें, आज की इस क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अलग अलग पहलुओं के बारे में देखा। अगले वीडियोस में हम चीज़ों को अच्छे से डिटेल में एक एक करके समझने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।